लो जी, कुछ ऊपर की बातें करनी है कैश फ्लो के अंदर। देखो जरा यहां पर ये वाला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। ये प्रपोज डिविडेंड है और यहां पर हमारा ईयर क्या है 17। अब ये वाला जो 12,000 था, तुम्हें नहीं लग रहा ये वाला 12,000 यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया था, प्रपोज किया था। तो ये वाला डिविडेंड तुम यहां पर पहले डिक्लेयर करते हो और फिर पे करते हो। क्या कह रहा है, लाइन पढ़ना। शेयर होल्डर्स डिड नॉट डिक्लेयर, कह रहा है मीटिंग ही नहीं हुई। अबे जब मीटिंग ही नहीं हुई तो डिविडेंड ना तो प्रपोज हुआ होगा, और जब प्रपोज ही नहीं हुआ, डिक्लेयर ही नहीं हुआ, तो पे कैसे हो जाएगा। तो इस बार इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, यूजलेस है। एक लाइन ने आपका काम कम कर दिया। समझ आई मेरी बात। हाँ, अगर ये लाइन नहीं होती है तो हम इसका क्या करते, एनपीबीटी में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस कर देते हैं। लाइन क्लियर है। आओ इसे देखो जरा, मुझे यहां पर जो समझाना है वो ये समझाना है बस आप लोगों को, और इससे जुड़ी हुई कुछ इंफॉर्मेशन है। ऊपर आ जाओ जरा। यहां पर शेयर कैपिटल कितनी है पहले ये देखो। हाँ जी, शेयर कैपिटल कितनी है, और यहां शेयर कैपिटल कितनी हो गई है, ये 3 लाख है। मैंने गलती से कुछ और लिखा हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम देखो जरा, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में 0 था सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा वो रिजर्व एंड सरप्लस के नोट में चला गया ना मैं, यहां पर आ जाओ। सिक्योरिटी प्रीमियम स्टार्टिंग में 0, एंड में कितना है। इसके बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, 1 मिनट काशवी। हाँ ये बोलो ना, हमने शेयर या डिवेंचर इशू किए होंगे और वो महंगे इशू करे होंगे फेस वैल्यू से। और देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्टिंग में कितना था 50 और एंड में कितना हो गया। ये 2-3 चीजें मुझे चाहिए थी तो मैंने ये लिख के रखी ताकि मैं टॉपिक को कनेक्ट कर पाऊं। अब ये क्या कह रहा है नीचे, कह रहे हैं हमने रास्ते में शेयर इशू किए थे, वो हमें दिख भी रहा है। 2 से कितने हो गए, एंट्री डलवाओ हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम डालू कि ना डालू एंट्री में, प्रीमियम बढ़ रहा है गधों, भगवान ने थोड़ी टपकाया होगा। हाँ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसकी वैल्यू कितनी, प्रीमियम की वैल्यू डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता, क्यों, क्योंकि कुछ और भी खेल हो रहा है। अभी इसको और इसको छुपा देते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता, थोड़ी आगे चलो। अच्छा, जब आपने ये एंट्री डाली थी शेयर इशू करने के लिए, तो शेयर इशू करते टाइम पर हमें कुछ खर्चे भी करने पड़े, वो खर्चों की डिटेल दे रहा है। कह रहा है 2 खर्चे हुए थे हमारे यहीं पर इसी डेट पर। मैं एंट्री को थोड़ा सा दूर डाल रहा हूं। एंट्री क्या डली होगी, शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट, और एक और था अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट। अरे तुझमें दिए तो तुमने पैसे ही होंगे, कैश या बैंक। हाँ, ये कितना था 3,000 और ये कितना था, तो टोटल कितना पैसा गया। तो ये जो 5,000 आपकी जेब से गया है, अबे पैसे की बात कर रहा हूं पहले, तो ये जो पैसा गया है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। तो इसे तो आप यहां पर माइनस कर दो दोनों को, ये तो नॉर्मल है। अब सुनो, अब ये जो दोनों खर्चे हुए थे ये हमने ईयर एंड पे जाके राइट ऑफ करे होंगे। राइट ऑफ करवाओ। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट हुआ होगा, उसके बाद ये जो दोनों खर्चे थे ये दोनों खर्चे क्रेडिट हो गए होंगे। तो 5,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम हमने यूटिलाइज कर लिया। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का बचाना है, उसके बाद ही तो 20 बचा होगा। तो जो 20,000 दे रखा है वो आफ्टर राइटिंग ऑफ दे रखा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर पैसा कितना मिला होगा, 25,000 मिला होगा। तो यहाँ पर पैसा आया होगा 1,25,000, हाँ या ना। तो ये आपको फाइनेंसिंग में ऐड भी करके दिखाना होगा, समझे कि नहीं। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, शेयर इशू कितना 1 लाख प्लस 25,000, तो 1,25,000। 1,25,000 आए थे और 5,000 गए भी थे, तो मैंने दोनों दिखा दिए हैं, हाँ या ना।
और वो खुद ही कह रहा है जो दोनों खर्चे थे वो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हुए थे। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता तो ये P&L से राइट ऑफ होते, P&L से राइट ऑफ होते तो इन दोनों को मैं यहां पर ऐड बैक कर लेता। हाँ तो भी यही सेम मानते। वो ये कह रहा है अगर ये नहीं होता और हमारे पास प्रीमियम होता तो भी मैं सेम मान लेता कि वो प्रीमियम से ही राइट ऑफ हुए होंगे, क्योंकि राइटिंग ऑफ में हमारा पहला प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम रहता है। ठीक है, चलो आगे, समझ आ रहा है? हाँ जी, एक ऐसा केस जिसके अंदर आपका एनपीबीटी 0 है, तो परेशान मत होना कि हमेशा एनपीबीटी की वैल्यू आएगी आएगी। देखो मैंने यहां से रिजर्व एंड सरप्लस ही हटा दिया। रिजर्व एंड सरप्लस तभी तो होगा जब तुम्हारे बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे या लॉसेज होंगे। सोचो ब्रेक इवन पे चल रहा है, ना प्रॉफिट हुए ना लॉसेज हुए हैं, तो इस केस में बच्चा ये सोचता है मैं आगे कैसे बढ़ूं। तो जब यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एनपीबीटी को क्या रखो और आगे बढ़ जाओ। समझ आ गई है मेरी बात? ये था नहीं केस, ये मैंने ऐसे क्रिएट किया है कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो परेशान मत होना। इट इज़ लाइक कि जैसे 11th में जब हम थे तो हमें बैलेंस शीट में कैपिटल सिर्फ लाइबिलिटीज़ में देखनी पसंद है, बस ज़रूरी थोड़ी कि वो लाइबिलिटीज़ में ही आ सकती है। अगर कैपिटल का बैलेंस लॉसेस की वजह से नेगेटिव हो गया है तो वो एसेट साइड मूव हो जाएगी, क्योंकि उसका बैलेंस नेगेटिव चला गया है। समझ आ रही मेरी बात? तो सेम चीज़ है ऐसे ही कुछ। हाँ जी, एक केस और है किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में कुछ और बता रहा हूं, सुनना। आप इससे पहले यहां पर लेकर आओ, समझो। कैसे समझाऊं? बेसिकली इसके अंदर मुझे समझाना क्या है, सुनो। ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं, तो ये 70,000 आप यहां लेके जाते थे बेटा, अब ये 75, ये इन दोनों का टोटल यहां लेके जाना है। सिमिलरली इसे और इसे, इन दोनों का टोटल क्लोजिंग में लेके जाना है। किसी को डाउट्स हैं इसको लेके तो बताओ, फिर हम डिटेल में घुसते हैं थोड़ा सा कि ऐसा क्यों किया गया है डाउट्स? अच्छा चलो ठीक है। चलो बेटा एक काम करो, सब छोड़ जाओ दुनियादारी, इसका नोट नंबर 4 बनाते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है ना, तो इसका नोट नंबर 4 तुम मुझे बनवा दो। चलो, इसके अंदर कैश हो सकता है, इसके अंदर बैंक हो सकता है। हाँ जी, क्या क्या? हाँ, डिमांड ड्राफ्ट्स हो सकते हैं, चेक इन हैंड्स हो सकते हैं, इस तरह की चीजें तो होती हैं। क्या ये एक आइटम है कि 4-5 आइटम तो हमने अभी लिख लिए? हाँ या ना? अच्छा, इन सब को, ये तो कैश है, इन्हें क्या बोलते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पैसा पैसे के जैसा। सिमिलरली इसके बारे में भी यही कहा जाता है, कह रहा है ये ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिससे मैं इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, जैसे कि मैं इन्हें भी इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, अभी की अभी। इन्हें भी कैश में कभी भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इट इज लाइक पैसा ही है, बस दूसरी जगह पर रखा हुआ है। चलो एक सवाल का जवाब दो। यहां पर आपने बिजनेस शुरू की, कंपनी शुरू करी, आपने सबसे पहले शेयर इशू करे होंगे। एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, आगे चलो। आपने यहां पर एक मशीन खरीदी, एंट्री डालो। मशीन अकाउंट डेबिट टू, आपने मशीन खरीदी, तो ये कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने यहां पर माल खरीदा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कौन सी एक्टिविटी? आपने यहां पर माल बेचा, कौन सी एक्टिविटी? सेल, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अच्छा, 2 मिनट के लिए आप इसे सोचो, ये कैश था, 2 मिनट के लिए सोचो, क्या एक्टिविटी चेंज हो जाएगी? एक्टिविटी तो फाइनेंसिंग ही रहेगी। आपने यहां जाकर थोड़ा पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इसी कैश में से तो किया होगा, कौन सी एक्टिविटी? बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कौन सी एक्टिविटी? कोई एक्टिविटी नहीं है ये। आप अपना कैश एक जेब से निकालकर दूसरे जेब में ही तो रख रहे हो। जो पैसा आज तक आपकी अलमारी में था, आज वो बैंक की अलमारी में है और वो पैसा आप ही का है, तो आप कभी भी निकाल लो। इतना समझ आया? आगे चलो। आपने यहां जाकर बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट करा दिया, अगर उसकी ड्यूरेशन 3 महीने से कम है तो वो करंट इन्वेस्टमेंट कहलाती है, और अगर उसकी ड्यूरेशन 3 महीने से ज्यादा है तो वो करंट इन्वेस्टमेंट के दायरे में नहीं आती है।
समझ आ रही है मेरी बात? तो अगर आपने कोई ऐसी एफडी कराई है कि यहां पर अभी कितने महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, एंट्री डाली होगी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी है? क्या ये इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट तो है, इन्वेस्टमेंट तो है, पर ये कैश के ही जैसा है, क्योंकि इसे मैं बहुत इमीडिएटली या कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब जब मैं ईयर एंड पे पहुंचूंगा तो मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो जो पैसा मेरी अलमारी में बच गया है वो तो कैश में नजर आएगा, जो पैसा मेरे बैंक में बच गया है वो बैंक में नजर आएगा, और ये इन्वेस्टमेंट भी मेरी बैलेंस शीट में नजर आएंगी। समझ आई है मेरी बात? तो क्या कहा जाता है कि इनका ओपनिंग बैलेंस यहां और इनका क्लोजिंग बैलेंस यहां। मैंने कुछ लिखा है नीचे, हाँ 90 डेज यानी कि 3 महीने। हाँ तो फिर वो करंट इन्वेस्टमेंट के दायरे में नहीं आएगी। हाँ जी, ये कैश फ्लो का एंगल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 गाइड करता है। हाँ जी, समझ आ गया इतना? चलो एक और टॉपिक है इंटरिम डिविडेंड। हाँ तो अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिखा है, हाँ, करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, कैश और कैश इक्विवेलेंट। वहाँ पर जो हमारा चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनीज, वहाँ पर वही एंगल रखना है, करंट इन्वेस्टमेंट वाला। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन्हें इसी चैप्टर के अंदर मानना है। हाँ, और इनका जो नाम है ना, करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा हो या मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो तीनों को ऐसा मान के चलो, ये तीनों यहां नहीं लिखे, इसी के साथ ही जुड़ने हैं एक तरह से, ऐसा मान के चलो। पर ये एंगल सिर्फ कैश फ्लो के चैप्टर के अंदर है, ठीक है। अगर हमसे इनका हेड और सब हेड मांगा जाए तो आप इसी के अंदर रखेंगे इसे, आप इसे यहां पर नहीं रखेंगे। समझ आया? आइए, हाँ जी, टॉपिक क्या है? इसके साथ में कुछ जुड़ गया है बस, ऐसा नहीं है आप लोगों ने इंटरिम डिविडेंड पढ़ा नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ना डिविडेंड के बारे में कुछ और भी थोड़ी बातें करना चाह रहा हूँ यार, मेरे को कुछ ऐसा स्ट्राइक हुआ तो मैंने कहा चलो बात करते हैं 2 मिनट, फिर हम लोग टॉपिक पे जाएंगे। दिस इज योर प्रीवियस ईयर, दिस इज योर करंट ईयर। पहला साल था ये आपकी कंपनी का, ये दूसरा साल आ गया। जैसे आपके यहाँ पर साल खत्म हुआ, प्रॉफिट्स कमाए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज, अच्छा यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल भी थी 10 लाख रुपए की, फिर यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी थी। इनके डिविडेंड की परसेंटेज फिक्स नहीं होती है, इनकी परसेंटेज थी कितनी? 8%। यहां पर पहुंचे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड प्रपोज किया होगा। किसका प्रपोज किया होगा? इक्विटी का कि प्रेफरेंस का, या दोनों का? बताओ, दोनों का प्रपोज करेंगे क्या? अबे प्रेफरेंस वालों की परसेंटेज तो फिक्स है, उनका क्या प्रपोज करना है, उनका तो परसेंटेज फिक्स है, हाँ या ना? तो यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इक्विटी के लिए डिविडेंड प्रपोज किया, मान लीजिए 18%। थोड़ा परसेंटेज में टेढ़ी मेढ़ी रख रहा हूं ताकि एक डिफरेंस नजर आए। उसके बाद जब हम यहां पर पहुंचे तो यहां पर मीटिंग हुई। अब मीटिंग में 2 चीजें हो सकती हैं। बोर्ड जब शेयर होल्डर आएंगे तो कौन से शेयर होल्डर आएंगे? इक्विटी वाले। तो क्या, क्योंकि वोटिंग राइट तो मेनली उन्हीं के पास है, तो जब वो वहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर आएंगे तो वो ये भी तो डिसाइड कर सकते हैं कि डिविडेंड नहीं बंटना, हाँ या ना? अब यहाँ पर केस बना लेते हैं, ये लो, यहाँ पर डिविडेंड मान लो 18% ओके हो गया, या यहाँ पर डिविडेंड 0% ओके हो गया, मतलब नहीं देना। अच्छा, अगर इक्विटी का ओके हुआ तो डेफिनेटली प्रेफरेंस का भी 8% ओके ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम ले लो और उन्हें ना दो। हाँ, अगर तुमने खुद नहीं लिया है तो यहां पर प्रेफरेंस का भी 0% ओके कर दो। मेरी बात समझ आ रही है? ये तो है पिछले साल के डिविडेंड की बात। अब थोड़ा सा आगे चलो,
साल खत्म होने से पहले ही हम यहां पर इंटरिम डिविडेंड के, अभी तो कभी कभार होता है ना, प्रॉफिट अच्छे चल रहे हैं, तो अब यहां पर इंटरिम डिविडेंड पे आ जाओ। अब इसमें क्या होगा, जब आप इंटरिम डिविडेंड किसको देते हैं? दोनों को दे सकते हैं क्या? हाँ, इंटरिम डिविडेंड क्या प्रेफरेंस वालों को मिलता है? हाँ, उनको दोबारा थोड़ी दोगे। अब मैं ये कह रहा हूं, 2 मिनट के लिए ये वाला केस छोड़ दो, तुमने यहां पर डिविडेंड नहीं दिया था, अब तुम यहां पर इस साल का इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो, क्या प्रेफरेंस वालों को दोगे? देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर इक्विटी वाले पिछले साल का डिविडेंड ले रहे हैं या इसी साल का डिविडेंड पहले ले रहे हैं, तो प्रेफरेंस वालों को देना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, इक्विटी वाले 2 बार डिविडेंड ले सकते हैं, प्रेफरेंस वालों को 1 ही बार डिविडेंड मिलेगा। यहाँ 0 है, कोई भी केस है तो बोलो। दोनों 0 कर रखे हैं, ऐसा हो सकता है कि इक्विटी 0 प्रेफरेंस को दे देता हूँ। इक्विटी 0 और इसको ये तो भाई चॉइस की वाली बात है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा वो करना चाहें तो कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, आप देखो एक बार वाला केस। टॉपिक पे आ जाऊं मैं, ये ऐसे ही डिस्कस किया था। सुनो, अब यहां देखो क्या खेल है, इन दोनों चीजों को कनेक्ट करो। कह रहा है इंटरिम डिविडेंड हमने ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ईयर के पहले ही डिविडेंड दिया था, कितना परसेंट? 15%। अच्छा, कैपिटल देखो वैसे कोई चेंज नहीं है, बाई चांस अगर चेंज होती तो मैं ये देखता कि नए शेयर किस दिन इशू हुए हैं, ठीक है ना। तो 2 लाख पर 15% का डिविडेंड यहीं पर हमें निकालना था, कितना? 30,000। एंट्री डलवाओ, इंटरिम डिविडेंड डेबिट टू कैश या टू बैंक, 20,000 ही लिख सकता हूं क्योंकि 10,000 का अनपेड शो कर रखा है। तो यहां पर टू अनक्लेम्ड डिविडेंड 10,000 रहता है, और ये 10,000 जब तक आप दे नहीं देते तब तक ये लायबिलिटीज में नजर आएगा, हाँ या ना। अच्छा, जब तुम यहां पहुंचोगे तो हम इस इंटरिम डिविडेंड का केस उल्टा होता है कि पहले वो पे होता है फिर वो प्रॉफिट से एप्रोप्रिएट होता है। तो जब तुम ईयर एंड पे पहुंचोगे तो एप्रोप्रिएट 20,000 करोगे कि 30 करोगे? 30 ही करोगे। मतलब जब आप यहां पहुंचोगे तो अपने सरप्लस में से 30,000 का प्रॉफिट काट दोगे, हाँ या ना। तो जब तुम एनपीबीटी निकालोगे यहां पर, तो एनपीबीटी के नोट के अंदर 30,000 प्लस होगा, पर यहां पर 20,000 ही माइनस होगा क्योंकि कैश तो 20,000 ही गया है, समझे?